प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जेएनयू से हाल ही में कुछ खबर सामने आ रही हैं और ये खबरें देश विरोधी नारों की हैं। ये नारे कब से लगना शुरू हुए? नारे लगना शुरू हुए उस समय से जब सुप्रीम कोर्ट ने खालिद की जो बेल याचिका है उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उसके बाद लगातार कुछ देश विरोधी नारे जेएनयू कैंपस से बाहर आने लगे। ये केवल देश विरोधी नारे ही नहीं थे, बल्कि ये सीधे सीधे तौर पे धमकी थी देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को, जहां पे कहा जा रहा था कि दोनों की कब्र कहां खुदेगी? जेएनयू की धरती पर। अब सोचिए, जेएनयू और जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र वो टैक्स पेयर्स की मनी पे पढ़ते हैं। टैक्स पेयर्स की मनी का मतलब यह है कि उनसे जो फीस वसूली जाती है, जो फीस ली जाती है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन कौन देता है? मैं और आप लोग देते हैं। जी हाँ, हम लोग वहां पे डायरेक्टली पढ़ नहीं रहे, लेकिन उस जेएनयू के कैंपस में जो खर्चा आता है उसे चलाने के लिए, जेएनयू के जो प्रोफेसर्स हैं उनको सैलरी देने के लिए जो खर्चा आता है, वो खर्चा सरकार मेरे और आपके टैक्स के पैसों से भरती है। और हमारे टैक्स पेयर्स पे पढ़ने वाले ये छात्र और छात्राएं न केवल देश विरोधी नारे लगाते हैं, बल्कि देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को सीधे तौर पे धमकी देते हैं। अब यहां पे मैंने एक नाम लिया था, नाम है उमर खालिद का। ये उमर खालिद का जो इंसिडेंट है, ये 2026 का कोई इंसिडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट हाल ही में हुआ है, ये इंसिडेंट है 2020 का। और थोड़ा सा और पहले अगर मैं चले जाऊं तो 2016 के आसपास इसको आप आसानी से समझ पाओगे। आपने अफजल गुरु का नाम सुना होगा। अफजल गुरु जो आतंकवादी था, अफजल गुरु को फांसी दी गई। फांसी देने के बाद अब सोचिए, एक आतंकवादी की जो फांसी है उसको शोक के तौर पे मनाया गया जेएनयू के कैंपस पे। अफजल गुरु का महिमा मंडन किया गया जेएनयू के कैंपस में। और उसके बाद सीएए और एनआरसी का मुखौटा पहनकर, लोकतांत्रिक विरोध का मुखौटा पहनकर पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें और पत्थरों से दिल्ली को जलाने की तैयारी की जा रही थी। और तैयारी की गई और दिल्ली को जलाया भी गया। लेकिन और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो टाइमिंग क्या थी। डोनाल्ड ट्रंप जब अपने फर्स्ट टेन्योर में थे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करने आए थे। अब आप सोचिए, दिल्ली में ही डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ दिल्ली का एक हिस्सा इन दंगाइयों के हाथों द्वारा जलाया जा रहा है। एक तरफ सुलगती हुई दिल्ली हमने देखी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। अब आप सोचिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों में क्या हेडलाइंस बनी होगी। वैश्विक मंच पर भारत की जो मर्यादा है उसको ताड़-ताड़ किया गया, घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया गया। और इन सबके बीच में जब उमर खालिद पे यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया गया और उसकी बेल सर्वोच्च न्यायालय में जाके खारिज हो जाती है, तो आज 2026 में भी जेएनयू के कैंपस में फिर से वही नारे गूंज रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली दंगा क्या था और कैसे इसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। द मास्टरमाइंड बिहाइंड द कियोस। और आज हम देखेंगे यूएपीए के बारे में। यूएपीए का जो केस है, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। 2016 जेएनयू और अफजल गुरु। हुआ क्या? उमर खालिद की विवादित यात्रा 2016 में जेएनयू से शुरू हुई। जेएनयू दिल्ली का बड़ा ही फेमस कैंपस है। वहीं से हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो वहां से पढ़े हुए हैं और देश के कई मंत्री जो आज हैं और पहले भी जो थे, देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जेएनयू से पास आउट हैं। जहां अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बात है
2016 की, और जिसमें कौन था? उमर खालिद था। और किसकी फांसी हो रही थी? अफजल गुरु की फांसी, उसके विरोध में कार्यक्रम हो रहा था। आतंकी अफजल गुरु का समर्थन और उसका महिमा मंडन किया जाता है। अब आप सोचिए, एक आतंकवादी का महिमा मंडन किया जा रहा है और उसका समर्थन किया जा रहा है और उसकी फांसी के खिलाफ कार्यक्रम किया जा रहा है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे चलती है। देश विरोधी नारों का कथित तौर पर नेतृत्व, देश विरोधी नारे भी कैसे? जहां पे देश को बांटने की बात की जा रही है, जहां पे देश को तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे नारे कहां पे उठे? ऐसे नारे उठे जेएनयू के कैंपस में। राजद्रोह केस के तहत पहली बड़ी चार्जशीट, तो ये पहला केस था जो किसके नाम पे? राजद्रोह के नाम पे चार्जशीट में पहले दर्ज किया गया। किसके खिलाफ? उमर खालिद के खिलाफ। तो ये बात है 2016 की। अब विचारधारा कैसा? ब्रेकिंग इंडिया की, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब आप सोचिए कि इंडिया की सोवरेनिटी पे कितना बड़ा हमला है कि जब हम कोई भी इस विचारधारा को प्रमोट करें कि इंडिया को तोड़ दिया जाएगा। इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं खालिस्तानी, इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं पाकिस्तानी, इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं आतंकवादी। क्या ये वही लोग हैं जो भारत में हमारे टैक्स पेयर्स की मनी पे पल रहे हैं और हमारे ही देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? देश को अंदरूनी तौर पर अस्थिर करने की वैचारिक रणनीति थी और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। किसके लिए? ब्रेकिंग इंडिया के लिए। और आप सबको पता है, भारत माता के सपूतों ने यह काम नहीं होने दिया। युवाओं को राज्य के खिलाफ भड़काने और कट्टरपंथी बनाने का यह मिशन एक रेडिकलाइजेशन मिशन हुआ जो शुरू हुआ जेएनयू से। जेएनयू के बाद दिल्ली के बाजारों तक वो पहुंचा, शाहीन बाग तक वो पहुंचा और जामिया तक वो पहुंचा। क्या? ये रेडिकलाइजेशन। लोकतांत्रिक विरोध की आड़ में हिंसक गतिविधियों का संचालन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात रात भर तैयारी होती थी कि किस तरीके से पेट्रोल बम बनाने हैं, किस तरीके से तेजाब की बोतलों को फेंकना है, किस तरीके से कहां से पत्थरबाजी करनी है। और तकनीक का सहायता लेके व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से जो दंगाई थे उनको रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जा रही थी। सीए विरोध दंगों का मुखौटा, तो इनको मुखौटे के तौर पे इन्होंने किसका प्रयोग किया? सीए और एनआरसी। वो दौर था जब सीए और एनआरसी को लेके देश में एक बड़ी बहस चल रही थी। नागरिकता कानून सीए के विरोध को केवल एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शाहीन बाग और जामिया के प्रदर्शनों का उपयोग दंगों की जमीन तैयार करने के लिए किया गया था। तो शाहीन बाग में आपको पता है बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा शायद। मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि राज्य के खिलाफ विद्रोह था। तो यहाँ पे सीए और एनआरसी से बड़ा मुद्दा क्या था? सीए और एनआरसी इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आप सोचिए कि दिल्ली के लोगों को सीए और एनआरसी से क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन सीए और एनआरसी का मुखौटा पहन के राज्य के खिलाफ विद्रोह करना की साजिश थी। दंगे की जमीन दंगे के लिए बैकग्राउंड क्लियर किया जा रहा था और दंगों का मास्टर प्लान बनाया गया। उत्तर पूर्व दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों का चयन किया गया। रसद और हथियारों की पूर्ति पूर्व नियोजित तौर पे की गई, जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। ट्रंप की यात्रा के समय को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए चुना गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग की गई कि ट्रंप जब आएंगे भारत में, इंटरनेशनल मीडिया पूरा भारत की तरफ देख रहा होगा, उस समय को चुना गया। उस समय दिल्ली में दंगा भड़काने की कोशिश इनके द्वारा की गई। ट्रंप की यात्रा होती है और ट्रिगर शुरू हो जाता है कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। अमरावती में उमर खालिद का भाषण होता है और क्या कहा गया सुनिए। जब ट्रंप भारत आएंगे तो हमें सड़कों पर उतरना होगा, सरकार को दिखाना होगा कि हम झुकेंगे नहीं। अब ये स्टेटमेंट सुन के क्या लगता है आपको? ये कोई शांतिपूर्ण तरीके से बात की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा, हमें सरकार को दिखाना होगा कि हम नहीं झुकेंगे और हमें जब सड़कों पे उतरना है जब ट्रंप भारत में होंगे। क्यों भाई? उससे पहले या उसके बाद में क्यों नहीं? तो सीधे सीधे तौर पे भारत को बदनाम करने की यहाँ पे साजिश हो रही थी। पुलिस का तर्क है कि भाषण शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि दंगों के लिए, भीड़ जुटाने के लिए अंतिम संदेश था और तारीख याद रखिएगा, ये थी 17 फरवरी 2020 की तारीख।
अमरावती का ये भाषण। इससे हुआ क्या? इससे हुआ मास मोबिलाइजेशन। स्थानीय लोगों को धर्म के नाम पर डराया गया और उन्हें बलिदान के लिए तैयार किया गया कि ये बलिदान आपको देना होगा आपके धर्म के लिए। पुलिस और राज्य की शक्ति को अत्याचारी बचाकर हिंसक प्रतिरोध के लिए उकसाया गया। अब आप सोचिए, वो लोग जिनका ब्रेन वॉश किया गया, जिनको रेडिकलाइजेशन की तरफ झोंका गया, उन्हें बताया गया कि पुलिस और राज्य की शक्ति कैसी है, अत्याचारी है और आपको धर्म के नाम पे बलिदान देना होगा। और उस बलिदान के लिए जो हथियार चुने गए वो क्या थे? पत्थर, तेजाब और पेट्रोल बम। तेजाब की बोतलें, पेट्रोल बमों का निर्माण किया गया। घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों को जमा किया गया। गुलेल का इस्तेमाल करके दूर तक हमला जिससे किया जा सके। आप सोचिए, जब पुलिस फोर्स पहुंचेगी रिहायशी इलाकों में तो यह एक्सपेक्ट करना काफी मुश्किल है कि वहां पे पेट्रोल बम होंगे, वहां पे तेजाब होगा और वहां पे गुलेल के साथ पत्थरों से उन पे वर्षा होगी। हिंसा का नक्शा यह हुआ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लक्षित इलाके जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, साजिश के तहत इन इलाकों को इसलिए चुना गया ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अधिकतम किया जा सके। तो इससे जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो किया गया और इस पोलराइजेशन के तहत, इन सब हिंसा के तहत दिल्ली में गई 53 लाइफ, 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान झेला इस हिंसा की वजह से। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस समय दिल्ली में करोल बाग के पास हमारी क्लासेस चला करती थी और उस समय ये दंगे शुरू हो गए थे। लोगों में आप सोचिए, बच्चे जो वहां पे पढ़ने के लिए आए हैं करोल बाग के पास, आपको पता होगा करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, और उसके आसपास ही सारी घटनाएं हो रही थी। वहां लोग, उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उनके माता पिता पे क्या असर हो रहा होगा। 23-24 जनवरी की रात को सीलमपुर में दंगों की अंतिम योजना पर मोहर लगी। ताहिर हुसैन और अन्य कट्टरपंथी तत्वों के साथ सीधा संपर्क हुआ ताकि धर्म के नाम पर इस दंगों को और भड़काया जा सके। महिलाओं और बच्चों को पुलिस के खिलाफ ढाल बनाने के आदेश मिले कि महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाए। पुरुष और युवा लोग क्या करेंगे? छत से पत्थर फेंकेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, तेजाब की बोतलें फेंकेंगे। ये मैं कह रहा हूं नहीं, इसके लिए चार्जशीट में एविडेंसेस जो दिए गए हैं वो हैं व्हाट्सएप ट्रेल, व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैटिंग है वो प्रोवाइड की गई है। दंगों के दौरान रियल टाइम निर्देश देने के माध्यम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। चक्का जाम को हिंसा में बदलने के गुप्त संदेश दिए गए। पुलिस की गतिविधियों को ट्रैक करने के निर्देश उसमें बार बार दिए जा रहे थे कि पुलिस कहां पर है, कितने पुलिस के लोग हैं, कितने वाहन पुलिस के हैं। सबूत मिटाने के लिए चैट डिलीट करने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी। तो ये दंगे ऐसा नहीं थे कि अचानक से हो गए। इस दंगे के पीछे मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था, पूर्ण रूप से प्लानिंग की जा रही थी। फंडिंग, दंगों के लिए भारी मात्रा में कैश का इस्तेमाल किया गया। पीएफआई और अन्य संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग के आरोप मिले हैं। आप सोचिए, इतने बड़े दंगे, इतनी मास्टर प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और वो पैसों की फंडिंग का जुगाड़ भी यहां पे हो चुका था। हथियारों, रसद और प्रदर्शनकारियों के भोजन पानी के लिए संगठित धन प्रवाह हो रहा था। तो ये पैसा भी लगातार फंडिंग इन्हें मिल रही थी। और शुरू होता है दंगा शुरू होता है 23 से 26 फरवरी। कियोस अनलीज्ड, जब दिल्ली जल रही थी, मास्टरमाइंड सुरक्षित ठिकानों से निर्देश दे रहे थे। 53 लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, सैकड़ों लोग अपाहिज हुए, करोड़ों की संपत्ति और घर खाक हो गए, आग जला दिया गया। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले हुए और उसमें एक पुलिस जो कर्मी थे रतन लाल जी, उनकी शहादत भी हो गई। तो ये कुछ मंसूबा था दिल्ली का। मकसद केवल दंगे नहीं थे बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में हिंसा कर यह संदेश देना कि भारत असुरक्षित है। और सोचिए, इंटरनेशनल मीडिया ने ये जब कोट किया होगा हेडलाइंस में अगले दिन, तो देशों में किस तरह की भावना भारत के लिए उपजी होगी। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ भारत का सबसे सख्त हथियार कौन सा है? यूएपी है, राज्य का रक्षा कवच। इसके बाद यूएपीए के तहत कार्यवाही होना शुरू होती है। इसमें यूएपीए का सेक्शन 50 क्या कहता है? आतंकवादी कृत्य की परिभाषा है किसी भी माध्यम से एकता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना। वो क्या है? आतंकवाद है। साजिशकर्ताओं को समाज से दूर रखने के लिए ये कानूनी व्यवस्था है और इसके तहत कार्यवाही होती है और जो मास्टरमाइंड था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कोर्ट के अनुसार चक्का जाम और सुनियोजित हिंसा भी यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो कोर्ट ने हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल खारिज की तो उसमें बताया गया कि चक्का जाम और सुनियोजित जो हिंसा है ये भी यूएपीए के तहत किसके अंतर्गत आते हैं, आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आते हैं। धारा 18 के तहत साजिश रचना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना उसे अंजाम देना। तो मास्टरमाइंड लोग अक्सर ये होते थे कि जो लोग ग्राउंड पे होते थे वो फंसते थे, मास्टरमाइंड लोग सुरक्षित ठिकानों पर बैठ के केवल निर्देश देते थे। लेकिन कोर्ट के इस निर्णय से उन मास्टरमाइंड लोगों को भी क्या हुई, उनकी जमानत खारिज हो गई। कोर्ट ने माना कि पुलिस की चार्जशीट में खालिद के खिलाफ आरोप पहली नजर में क्या हो रहे हैं, सही प्रतीत हो रहे हैं, इसके लिए इन्हें क्या नहीं दी जा सकती, बेल नहीं दी जा सकती। ये मैच प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि साजिश का एक सूत्रधार भी है, एक आइडियोलॉजिकल ड्राइवर भी था, इसके लिए इन्हें क्या नहीं दी जा सकती, बेल नहीं दी जा सकती और इनकी बेल क्या हो गई साहब, रिजेक्ट हो जाती है। मास्टरमाइंड उमर खालिद जिसने सारी नीति और रणनीति बनाई, इसके जो फैसिलिटेटर थे, फंड और हथियार जुटाने वाले लोग थे और फुट सोल्जर सड़कों पर दंगा करने वाली भीड़ थी। तो अब आप सोचिए जेएनयू के इस विद्यार्थी का ये मास्टरमाइंड था जिसने दिल्ली जैसे शहर में दंगा करवा दिया और 53 लोगों की जान चली गई। कानून के अनुसार राज्य को सुरक्षित रखना या सजा देना शतरंज की तरह ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से शतरंज में प्यादों को आगे चलाया जाता है और उसके बाद आखिरी में नंबर किसका आता है, राजा का आता है, लेकिन आखिरी में सजा राजा को भी मिलती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार क्या दी गई है, सजा दी गई है इस मास्टरमाइंड को, क्योंकि मास्टरमाइंड के बाहर रहने से गवाहों को खतरा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसे सारा प्लान पता होता है, इसलिए उसकी जो बेल है उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। गुप्त गवाहों का क्या खुलासा है, गवाहों ने बताया कि खालिद ने कैसे खून बहाने की बात की, बंद कमरों में हुई साजिशों की आंखों देखा और सुना हाल इन गुप्त गवाहों ने कोर्ट में बताया। कोर्ट ने इन बयानों को जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार माना और जिसके तहत इनकी जो जमानत है, बेल जो है वो क्या हो गई, खारिज हो गई। जो इनका अंतिम लक्ष्य था वो केवल क्या था, अराजकता था। अल्टीमेट गोल वाज डिस्टेबलाइजेशन। ये केवल एक कानून का विरोध नहीं बल्कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक संगठित हमला था और इसी वजह से जो जमानतें खारिज हुई और उसके बाद लगातार आपने जेएनयू का हाल आपने देखा कि जेएनयू में किस तरीके से क्या हो रहे हैं, जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं होती हैं। यस, यू हैव पर्सनल लिबर्टी बट जो नेशन सिक्योरिटी है दैट कम्स फर्स्ट। साजिश के सबूतों की गंभीरता को देखते हुए राहत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी किसने, कोर्ट ने भी। तो भारत की न्यायपालिका भी इस केस में काफी सक्रिय भूमिका में नजर हमको आई। तथ्य बनाम नैरेटिव ये फैलाया गया कि ये केवल एक छात्र नेता है जिसे फंसाया गया है, लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट ये कि हजार चश्मदीद गवाह और सुनियोजित रसद दंगों की साजिश साबित करती है। तो बिल्कुल ये उमर खालिद एक स्टूडेंट नहीं, क्या था, एक मास्टरमाइंड था जिसने दिल्ली दंगों की पूरी प्लानिंग की थी। दंगे महज इत्तेफाक नहीं थे, क्या थी, साजिश थी और इसके साजिशकर्ताओं को इनकी जगह समाज में नहीं बल्कि कहां होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होनी चाहिए। कोर्ट ने यह बात मानी और यूएपीए के तहत जो नॉन बेलेबल है और उसके तहत इनकी बेल को क्या किया गया, खारिज किया गया। तो अकाउंटेबिलिटी फॉर दिल्ली राइट्स किसे दी गई, इस उमर खालिद को दी गई और हम यही प्रे करते हैं कि जल्दी से इन्हें क्या मिले, सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये था आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस समय करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है दिल्ली के इन दंगों की और हाल ही में जो 2026 में हो रहा है जनवरी में और जो जेएनयू के कैंपस में हो रहा है, इसका डायरेक्टली लिंक कहां पे आपको देखने को मिलेगा, उमर खालिद के साथ और दिल्ली के इन दंगों के साथ आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपने हर कड़ी को जोड़ के देखा होगा और चीजें मैंने अच्छे से समझाई हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।